हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के रिसेंटली कुछ मैसेज आए थे। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि जो आने वाला जो समय है 2023 के लिए, तो उसको किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम आपको बताएं, इससे रिलेटेड एक वीडियो है वो हमने अपलोड किया है, स्ट्रेटजी के सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डेडिकेटेड वे में प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि हार्ड वर्क जो है उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क ही एक अल्टीमेट थिंग है जिसके थ्रू आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। कुछ बेसिक थिंग्स ये हैं कि जो आने वाला समय है उसके अंदर जो आपकी बेसिक किताबें हैं, जैसे एनसीईआरटी हैं और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी आपने स्टैंडर्ड बुक रेफ़र की है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो एक बार उनकी रीडिंग है उनको मिनिमम 1 टाइम तो आप कंप्लीट कीजिए। अभी जो आने वाला जो समय है, जो जनवरी के जो 10 दिन बचे हैं, फरवरी का कुछ समय जो बचा है, तो इस आने वाले समय के अंदर में आप डेली जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट कीजिए। अब आप देखिए कि डेली क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस है, मिनिमम आप 10 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप अगर ज़रूर से प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको जो बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इसके अंदर में, आपकी प्रिपरेशन के अंदर में। और थर्ड, अगर हम आपके लिए बात करें, यहाँ पे आप रिवीजन कंटिन्यू रखिए। चाहे आप रिवीजन यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर में जो बेसिकली वीडियोस हैं उनको देख के कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से आपको जो रिवीजन है वो ज़रूर से करना है, क्योंकि रिवीजन एक अल्टीमेट पिलर है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो इसके अलावा आप जो स्ट्रेटजी का जो वीडियो है उसके अंदर जाके देख सकते हो। उनके अंदर हमने आप काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है इन सब बातों के बारे में। तो आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। कल हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डिस्कस किया है एक लेक्चर के अंदर में। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का इनकरेक्ट हुआ। अभी रिसेंटली जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जब ये क्वेश्चन अपलोड किया गया, तो जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट किया। अब आप देखिए कि ये बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको याद ही होना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि आप वहाँ पे कोई ट्रिक यूज करोगे या कुछ यूज करोगे। अल्टीमेट बात ये है कि आपको याद होना चाहिए, और याद होने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। चाहे आप पेन से लिख के याद कीजिए या आप बार बार उसका रिवीजन कीजिए, आपको अल्टीमेटली ये बात है कि आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1971 के समय में इस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसे स्टार्ट किया गया था। एक जर्मन यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, एक जर्मन इंजीनियर थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंडिया कंटिन्यू इस मीटिंग के अंदर जाता है। इसकी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है वो होती है डावोस के अंदर, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपको डिफरेंट प्लेस पे है। जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इस साल जो मीटिंग होने वाली है उसका जो थीम रखा गया है वो है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। बेसिकली जो रिपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है, जेंडर गैप रिपोर्ट है, वो यहाँ पे पब्लिश की जाती है। जेंडर गैप रिपोर्ट में स्टूडेंट्स हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल है उनका कंपैरिजन करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर में, एजुकेशन के अटेनमेंट के अंदर में, या हेल्थ एंड सर्वाइवल के जो यहाँ पे 4 पिलर हैं जिनके ऊपर यहाँ पे कंपेयर किया जाता है कि कौन से पिलर्स के ऊपर में जो महिलाएं हैं वो बेसिकली यहाँ पे जो जेंडर गैप है वो कितना है, उसको कितना फुलफिल करने के लिए कितना समय चाहिएगा। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट के अंदर जो सेफ प्लेस है टूरिज्म से रिलेटेड, जो ट्रैवल से रिलेटेड जो सेफ कंट्री हैं उनको यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बेसिकली बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड है, वहाँ पे जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखा जाता है। इसके अलावा और भी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है, ग्लोबल एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट है, इसके अलावा फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है, और ये रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश की जाती है आईएमएफ के द्वारा। ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है आईएमएफ के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट्स को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ये नॉलेज आप अब आपको बेसिकली मेंस के अंदर भी काम आएगी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जैसे सपोज कीजिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है,
तो आपको कोई सोसाइटी का कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको जो महिलाओं की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन लिखना है, तो आप वहाँ पे इस रिपोर्ट को कोट करोगे कि इंडिया की इतनी रैंक आई है, पॉलिटिकल अटेनमेंट में इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने मिनिमम जो 33% रिजर्वेशन है वो वुमेन जो चेयरपर्सन है या वुमेन के जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। इसकी वजह से पॉलिटिकल अटेनमेंट में इंडिया का जो जेंडर गैप है वो काफ़ी कम है। तो इस तरीके से आपको देखने, आप उनको कोट कर सकते हो अगर आपने डिटेल में स्टडी की है तो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होती है, ये कंटिन्यू आपको इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, जो IMF के द्वारा पब्लिश की जाती है, और बाकी जो सारी रिपोर्ट हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। तो आज का जो करंट अफेयर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इको सेंसिटिव जो जोन है, इको सेंसिटिव जो जोन्स हैं उनके बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली केरला के अंदर, जो केरल नाम का जो स्टेट है, उसके अंदर काफ़ी सारा जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन्स की वजह से बेसिकली बात ये है कि नीलगिरी से रिलेटेड तमिलनाडु से एक जो PIL है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई थी, एक पेटिशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नीलगिरी का जो एरिया है उसके आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसे आप इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर कीजिए। इको सेंसिटिव जो जोन होगा वो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड वे में रोल प्ले करेगा, एक ट्रांजिशन जोन के रूप में रोल प्ले करेगा, जिससे कोई भी जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, और एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में ये काम करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके लेटर फेज में हमको देखने के लिए मिला कि जैसे ये जो नीलगिरी की जो PIL फाइल की गई थी, इसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया कि थ्रू आउट द कंट्री है आप इसको इम्पोज करोगे। सपोज कीजिए कि ये कोई यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसका जो 1 किलोमीटर का जो एरिया है, 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसको आप इको सेंसिटिव जो जोन है वो आपको डिक्लेयर करना होगा, इको सेंसिटिव जोन। तो केरला की यहाँ पे डिमांड ये थी कि हमारे जो इको सेंसिटिव जो जोन्स हैं उसके आसपास हमारे यहाँ बेसिकली जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, कुछ यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी हैं, कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैं, तो उनको बेसिकली हम कैसे रिमूव करें। तो इस वजह से वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनका कंटिन्यू जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो इको सेंसिटिव जो जोन होते हैं ये क्या होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, इको सेंसिटिव जोन को हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा नोटिफाई किया जाता है। और नोटिफाई कहाँ किया जाएगा? जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं। अब प्रोटेक्टेड एरिया कौन से प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे आप देखिए कि कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऐसे जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके आसपास का जो एरिया है उसे बेसिकली इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा कि ये इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पे बेसिकली उस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो एक ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर होती हैं कम्प्लीटली, क्योंकि हम जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं इको सेंसिटिव जोन। तो डिक्लेयर या नोटिफाई किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इनको इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया के रूप से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया के रूप से भी जाना जाता है। ये बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में होते हैं और प्रोटेक्टेड एरिया या ट्रांजिशन जोन के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये बेसिकली जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है, और जो वाइल्ड लाइफ है उसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन का रोल प्ले करते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके अंदर बेसिकली नहीं मेंशन किया गया है, बट गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को यूज करते हुए इको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेंशन नहीं किया गया है। अब आपसे जो क्वेश्चन है इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा, क्या हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में? तो आपको पता होना चाहिए कि क्लियरली नहीं मेंशन है इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। अब सबसे पहली ये बात कि कितना एरिया है जिसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो 2002 के समय में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है जो हमारे कंट्री की निकल के आई उस समय में,
उस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के अंदर बात की गई कि जो 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है, किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के पास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया तक आप यहाँ पे इको सेंसिटिव जो जोन है उसको डिक्लेयर कर सकते हो। ये टॉपिक न्यूज़ में किस वजह से आया? न्यूज़ में आया कि नीलगिरी से रिलेटेड एक जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे बेसिकली जो हमारे जस्टिस PN भगवती हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये जो PIL का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारी जुडिशरी के अंदर ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट इनेक्टमेंट हुआ या अडोप्शन हुआ, बेसिकली जो PIL का कॉन्सेप्ट है 1970s का जो समय है, 78 के समय में जस्टिस भगवती के द्वारा इसको, PN भगवती हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। PIL के थ्रू काफ़ी अच्छे हमको बेनिफिट्स देखने के लिए मिले हैं। बट PILs का एक यहाँ पे कंसर्न भी है कि ऑलरेडी हमारे जो जुडिशरी है उसके अंदर काफ़ी सारे जो कोर्ट के अंदर जो केसेज हैं वो पेंडिंग हैं, तो उनको यहाँ पे रिजोल्व करने का, उनको सोल्व करने का ही सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। तो ये नई नई जो PILs हैं इनके थ्रू काफ़ी सारा जो वर्कलोड है वो इंक्रीज होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, PIL जो पेटिशन है वो फाइल की गई थी नीलगिरी फॉरेस्ट से रिलेटेड, और उसके बाद में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर यहाँ पे ऑब्जर्व किया उसको थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करने की बात की कि जितने भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया है उसे आप बेसिकली यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर कीजिए। वहाँ पे जो फॉरेस्ट के बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको पावर दी गई है, होम मिनिस्ट्री को भी यहाँ पे पावर दी गई है कि आप वहाँ पे किस तरीके से उसको अमेंड कर सकते हो, किस तरीके से नोटिफाई कर सकते हो। वो काफ़ी डिटेल की बातें हैं, हमको सिर्फ बेसिकली इको सेंसिटिव जोन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सेज वार्बलर के बारे में। सेज वार्बलर बेसिकली एक माइग्रेटरी बर्ड है, आपने काफ़ी बार इसको ऑब्जर्व किया होगा आपके आसपास के एरिया में। अभी ये रिसेंटली जो केरल का जो स्टेट है, जो केरला का जो स्टेट है वहाँ पे इसको स्पॉट किया गया है, वहाँ पे इसको देखा गया है। सेज वार्बलर बेसिकली एक मीडियम साइज की एक माइग्रेटरी बर्ड है और ये इसको आप स्पॉट किए होंगे कि ये काफ़ी बार ये जो सिंगिंग की वजह से जानी जाती है, अपनी जो चहचाने की इनकी आवाज़ है, जो इनकी सिंगिंग की जो हैबिट है उसके रूप में जानी जाती है। बेसिकली स्टूडेंट, जो मेल वार्बलर होते हैं वो कभी भी एक सॉन्ग को 2 बार से ज़्यादा नहीं गाते हैं, मोर देन द ट्वाइस वो किसी भी सॉन्ग को यहाँ पे नहीं सिंग करते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये क्यों पता होना चाहिए? बेसिकली एक तो स्टूडेंट्स, ये जो बर्ड है वो स्पॉट किया गया है, द हिंदू के अंदर इसके बारे में मेंशन था। सेकंड ये है कि आप देखिए कि 2020 के समय में जो एलिफेंट्स का जो ग्रुप है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। तो आपको इन सब के बारे में थोड़ा लिटिल बिट अवेयर हो सकते हो आप इन सब चीज़ों के बारे में। तो सेज वार्बलर जो हैं वो यहाँ पे बेसिकली जो इसका मेल जो कंपोनेंट है वो कभी भी एक सॉन्ग को 2 बार नहीं गाते हैं। अगर हम बात करें इनके नेचर की, तो इंसेक्टिवोरस के रूप से जाने जाते हैं। इंसेक्ट्स को ये अपना जो भोजन है, जो फीड है वो बनाते हैं। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो लीस्ट कंसर्न इनका IUCN स्टेटस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लीस्ट कंसर्न इनका IUCN स्टेटस है, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि यूपीएससी के द्वारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड जो वल्नरेबल जो स्पीसीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनका जो IUCN है वो लिस्ट कंसर्न है, बट आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो IUCN स्टेटस को चेंज करके यहाँ पे पूछ लिया गया है कि जो सेज वार्बलर हैं वो बेसिकली यहाँ पे वल्नरेबल उनका स्टेटस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली लिस्ट कंसर्न इनका स्टेटस है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में। एसर रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, हमको ये रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, डिटेल में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट बेसिकली एक हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है जो हमारे एक NGO है, NGO का नाम है NGO प्रथम नाम का जो NGO है इस हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे को कंडक्ट करता है रूरल एरिया के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए। तो एक एनुअल यहाँ पे एक सर्वे है, एनरोलमेंट सर्वे है, जिसके अंदर में यहाँ पे चेक किया जाता है कि एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चों की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है वो कैसी है। तो ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? NGO प्रथम के द्वारा। कब से ये कंडक्ट किया जा रहा है? बेसिकली 2005 का जो एनुअल बेसिस है जब से ये कंडक्ट किया गया है। एसर की ये रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। कहाँ पे कंडक्ट किया जाता है? रूरल एरियाज़ के अंदर में
हमारे कंट्री के जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके रूरल एरियाज़ के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर स्टेट वाइज रैंकिंग दी जाती है, इसके हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें रिसेंटली जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, उसकी जो रिपोर्ट आई है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक के अंदर जो एजुकेशन का जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद में कोविड-19 के बाद में ये पहली रिपोर्ट है जो एनजीओ प्रथम के द्वारा पब्लिश की गई है। अब इस रिपोर्ट का यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है? रिपोर्ट से बेसिकली यहाँ पे एनालाइज हुआ है कि कोविड-19 ने कैसे यहाँ पे काफ़ी हार्सफुल वे में जो एजुकेशन सेक्टर है उसको डिस्टर्ब किया है। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे निकल के आया है कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनकी जो रीडिंग एबिलिटी यहाँ पे ड्रॉप हुई है। रीडिंग एबिलिटी ड्रॉप हुई है। प्री 2012 का जो लेवल था उसके लेवल पे यहाँ पे रीडिंग एबिलिटी पहुँच गई है लास्ट 2 साल के अंदर में। इवन स्लो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है चिल्ड्रंस के अंदर में। आप देखिए कि डिजिटल एजुकेशन जिस तरीके से आया, फ़ोन्स के ऊपर जो क्लास स्टार्ट हुई हैं बच्चों की, उसकी वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो हमको देखने के लिए मिले हैं, जैसे आई साइट का कमज़ोर होना, इसके अलावा जो कंसंट्रेशन ना होना। इवन क्लासरूम जो स्टडी है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि सिर्फ आप सीखते ही नहीं हो, यू कैन इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ द पीपल्स। आप अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे इंटरेक्शन के साथ ही आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली क्लासरूम स्टडी और जो डिजिटल स्टडी है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके यहाँ पे जो बताया गया है कैसे कोविड-19 ने यहाँ पे इम्पैक्ट किया है एजुकेशन सेक्टर को। रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि 98.4% जो चिल्ड्रंस हैं वो यहाँ पे एनरोलमेंट बढ़ा है स्कूल्स के अंदर में। तो 98.4% जो चिल्ड्रंस हैं वो स्टूडेंट्स वो चिल्ड्रन अभी प्रेजेंटली स्कूल के अंदर उनका एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है। 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो इस गर्ल्स की जो एजुकेशन रेट है, जो एनरोलमेंट रेशियो है वो लेस देन द 90% है। मतलब मोर देन 10% गर्ल्स वहाँ पे नहीं स्कूल जा रही हैं, स्कूल्स के अंदर नहीं एनरोलमेंट किया गया है। ये 3 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश है जिसमें 17% है, उत्तर प्रदेश में 15% है, और जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे 14 या 13% के आसपास जो गर्ल्स हैं वो स्कूल के अंदर नहीं अटेंड कर रही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन स्टेट्स के अंदर जो सिचुएशन है गर्ल एजुकेशन की वो लिटिल बिट एनरोलमेंट के अंदर काफ़ी कम है दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको रूरल हाउस होल्ड का सर्वे है, तो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी रिपोर्ट निकाली गई है। आपके आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट हो उसकी रिपोर्ट आप निकाल के देखिए। एनजीओ प्रथम की ये जो रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे उनकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। पहली बात तो एनरोलमेंट रेशियो देखा जाता है, 3 साल से 16 साल के जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट कितना बढ़ा है उसको देखा जाता है। सेकंड, यहाँ पे जो अर्थमेटिक सिचुएशन है, जो बेसिक जो मैथमेटिक्स की जो सिचुएशन है उसको चेक किया जाता है। रीडिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों का। मीन्स द 3 साल से लेकर 16 साल के बच्चों का एनरोलमेंट देखा जाता है, और जब थोड़ा बहुत पढ़ाई करना स्टार्ट करता है कोई भी चिल्ड्रन तो उसका यहाँ पे चेक किया जाता है 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों का। अब ऐसा ही एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वो भी पब्लिश किया जाता है, वो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इवन ओईसीडी के द्वारा भी एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है जिसे हम पीसा का सर्वे बोलते हैं। पीसा का जो सर्वे है ओईसीडी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा वो उसको पब्लिश किया जाता है। इंडिया ने लास्ट टाइम 2019 के अंदर उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से इंडिया ने पीसा के जो सर्वे है, ओईसीडी का जो पीसा का जो सर्वे है उसके अंदर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। अभी इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि जो ओईसीडी का जो ये सर्वे कंडक्ट होगा इंडिया उसके अंदर बेसिकली एनरोल करेगा। एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे है जो एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, वो स्कूल बेस है। और एसर का जो सर्वे है हाउस होल्ड बेस सर्वे है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड बेस सिटीजन लेड हाउस होल्ड बेस सर्वे है एसर का जो ये सर्वे है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर से करो। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे और बेसिक बुक्स को जितना जल्दी आप रीड कर लोगे को लास्ट का जो 2 महीने का जो समय होगा
जो अप्रैल एंड मई का जो समय है उस 1-1.5 महीने के समय में आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी किताबों को ख़त्म कीजिए। अगर आपको कोई भी बुक से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हो, जितने भी हमारे यहाँ पे अपलोड किए गए हैं वहाँ पे देख सकते हो। कोई दूसरा इंस्टीट्यूट भी आप रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है और अपना एग्ज़ाम निकालना है। तो कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।